नमस्कार, एफएम न्यूज में स्वागत आपका। मैं मनीषा कौशल। बात सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो आज 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने के लिए उत्तर प्रदेश जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी लॉकहीड मार्टिन C-130 हेरक्यूलिस से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर लैंड करेंगे। उनकी अगुवाई के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे, उसके बाद भाषण भी देंगे। एक्सप्रेसवे पर योगी आदित्यनाथ का मेगा प्रोजेक्ट है। प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के बाद करीब आधे घंटे का एयर शो भी होगा, जिसमें देश के फाइटर जेट अपने देश का दमखम दिखाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। करीब 341 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे पूर्वी और पश्चिमी यूपी को जोड़ेगा। एक्सप्रेसवे लखनऊ के चांद सराय से शुरू होगा और गाजीपुर तक पहुंचेगा। इसे बनाने में 22,497 करोड़ रुपए का खर्च आया है। ये एक्सप्रेसवे 9 जिलों लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर से होकर निकलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने जुलाई 2018 में आजमगढ़ से इसकी आधारशिला रखी थी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ के बाद चांदसराय गांव से शुरू होगा, जो गाजीपुर में NH-31 पर स्थित हैदरिया गांव पर खत्म होगा। ये गांव यूपी बिहार बॉर्डर से 18 किलोमीटर पहले पड़ता है। ये एक्सप्रेसवे अभी 6 लेन का बनाया गया है, जिसे भविष्य में 8 लेन भी किया जा सकता है। दावा है कि इस एक्सप्रेसवे से गाजीपुर से दिल्ली पहुंचने में 10 घंटे लगेंगे। यूपी सरकार के मुताबिक अक्टूबर 2018 में इसका काम शुरू हुआ था और 3 साल में इसे पूरा कर लिया गया है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की ये खास बातें आपको बता रहे हैं हम। इसे 6 लेन का बनाया गया है। इसकी लंबाई 340 किलोमीटर है। सड़क 120 किलोमीटर चौड़ी है और इस पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चलाई जा सकती है। इसमें हवाई पट्टी भी बनाई गई है। सुल्तानपुर में करीब 3 किलोमीटर लंबा और 34 मीटर चौड़ा एयर स्ट्रिप लड़ाकू विमानों के लिए बनाया गया है। 8 स्थानों पर फ्यूल पंप और 4 स्थानों पर CNG स्टेशन, 8 प्रसाधन ब्लॉक और 8 जन सुविधा परिसर बनाए गए हैं। हर 500 मीटर पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट का प्रावधान है। एक्सप्रेसवे पर करीब 4.5 लाख पौधों का रोपण किया जाएगा। लग गया। हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहम्मद, आप वहां मौजूद हैं, ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, वहां से क्या तस्वीरें सामने आ रही हैं? चलिए, हमारे संवाददाता से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, हम फिर से उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि
पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जिसका आज उद्घाटन करने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी। इसकी खास बातें हम आपको बता रहे हैं। काफी खास है ये पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, क्योंकि इससे न सिर्फ दिल्ली से लेकर बिहार तक की दूरी कम होगी, बल्कि इसको बहुत सारी सुविधाओं से लैस भी किया गया है। ये जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है करीब 340 किलोमीटर लंबा है और इसकी सड़कें 120 मीटर चौड़ी हैं। वहीं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज कोरोना वायरस महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था के प्रोडक्टिव सेक्टर में क्रेडिट फ्लो को दूर करने के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थानों के प्रमुखों से मुलाकात करेंगी। 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस में एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस और टाटा कैपिटल सहित टॉप 6 प्राइवेट सेक्टर्स के लैंडर्स और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों के सीईओ भाग लेंगे। सरकार ने कहा, इकोसिस्टम और संबंधित मुद्दों को बेहतर ढंग से समझने के लिए 17 से 18 नवंबर को एक स्टॉक होल्डर्स कॉन्फ्रेंस आयोजित किया जा रहा है। बैंक प्रमुखों के अलावा अलग अलग मंत्रालयों के शीर्ष अधिकारी भी बैठक में हिस्सा लेंगे। मंत्रालय द्वारा आयोजित करने वाली इस बैठक में इंफ्रास्ट्रक्चर मंत्रालयों, कृषि और संबद्ध विभागों के बड़े अधिकारी भी शामिल होंगे। बुलेटिन में एक छोटा सा ब्रेक, जल्द वापस आते हैं। अब बच्चा बच्चा देशभक्ति पढ़ेगा, अब बच्चा बच्चा देशभक्त बनेगा। दिल्ली के स्कूलों में हमने देशभक्ति पाठ्यक्रम पढ़ाना शुरू किया है। जब हर बच्चा भारत माँ का वीर सपूत बनेगा, तभी बनेगा भगत सिंह के सपनों का भारत, तभी बनेगा बाबा साहब के सपनों का भारत। हम सभी जानते हैं कि दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में हर साल अक्टूबर-नवंबर के महीनों में पराली के धुएं से प्रदूषण बढ़ जाता है। सर्दियों में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली के जलने वाले धुएं से दिल्ली के करोड़ों लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है। हमारे किसान भाइयों को मजबूरी में अपनी पराली जलानी पड़ती है, क्योंकि उनके पास कोई और दूसरा रास्ता ही नहीं होता। अब दिल्ली सरकार ने पराली से होने वाले प्रदूषण को खत्म करने के लिए एक ठोस कदम उठाया है। दिल्ली सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा द्वारा विकसित बायो डीकंपोजर तकनीक को दिल्ली में लागू कर दिया है। पूसा इंस्टीट्यूट के बायो डीकंपोजर तकनीक से पराली को गलाकर वहीं खाद में बदला जा सकता है। दिल्ली सरकार ने इस तकनीक को लागू कर दिया है और इसका सारा खर्च दिल्ली सरकार उठा रही है। और जब खेत में ही उस पराली का खाद बन जाएगा तो वो जमीन की उर्वरता भी बढ़ाएगा, मतलब किसानों की अगली फसल भी बढ़िया होगी। यही तो हमारे किसानों को चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जब पराली नहीं जलेगी तो प्रदूषण भी नहीं होगा। इसमें सबका फायदा है। पहले हमें अपनी पराली जलानी पड़ती थी, लेकिन इस बार हमें ऐसा नहीं करना पड़ा। दिल्ली सरकार ने पराली को खाद में बदलने के लिए हमारे खेतों में ये छिड़काव करवाया है। ये बहुत ही आसान था और हमें तो बहुत फ़ायदा हुआ। ये पूरा काम दिल्ली सरकार ने खुद कराया है, हमें तो एक पैसा नहीं देना पड़ा और हमारी पराली यही खेत में ही खाद बन गई है और प्रदूषण भी नहीं हुआ। ये बहुत बढ़िया समाधान है। दिल्ली सरकार प्रदूषण को खत्म करने के लिए युद्ध स्तर पर तो काम कर ही रही है, साथ ही किसानों की सुविधाओं का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा सांसद राहुल गांधी ने दिल्ली की सीमाओं पर जारी किसान आंदोलन को लेकर मंगलवार को एक बार फिर से केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जब किसान नाम के आगे शहीद लगाना पड़े
तो समझना चाहिए कि सरकार की क्रूरता हद से पार हो गई है। केंद्र सरकार के लाए गए तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के आंदोलन को 1 साल होने वाले हैं। राहुल गांधी ने ट्विटर पर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब किसान नाम के आगे शहीद लगाना पड़े तो सरकार की क्रूरता हद पार कर गई है। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शराबबंदी को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक करेंगे। जानकारी के मुताबिक नीतीश वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के डीएम, एसपी समेत सचिव और प्रभारी मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। बीते दिन नीतीश ने साफ कर दिया कि सरकार शराबबंदी कानून किसी भी हाल में वापस नहीं लेने वाली है। नीतीश ने कहा कि शराबबंदी करने के बाद से कुछ लोग मेरे खिलाफ हो गए हैं, लेकिन हमने हमेशा लोगों की और महिलाओं की बात सुनी। लोग ये भूल गए हैं कि ये सर्वसम्मति से लागू हुआ है, इसमें किसी पार्टी का विरोध था क्या? शराब की घटनाओं के मद्देनजर इसमें 4 जिलों में 40 से अधिक लोगों की जान चली गई है। वहीं केंद्र सरकार और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के बीच कई मुद्दों पर तनातनी जारी है। बंगाल सरकार अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अंदर बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को 50 किलोमीटर तक बढ़ाने के केंद्र के फैसले के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पेश करेगी। आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय सख्त कदम उठाने जा रहा है। बॉर्डर के भीतर 50 किलोमीटर तक के क्षेत्र में बीएसएफ को गिरफ्तारी, तलाशी और जब्ती की शक्ति प्रदान करने के फैसले का मुख्यमंत्री ममता बनर्जी विरोध कर रही हैं। वहीं कोरोना के मामलों में गिरावट जारी है। सोमवार को 287 दिनों के बाद सबसे कम कोरोना के मामले दर्ज हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 8,865 नए कोरोना के केस आए हैं और 159 कोरोना संक्रमितों की जान चली गई है। वहीं 11,971 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं, यानी 3,330 एक्टिव केस कम हो गए हैं। कोरोना महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक कुल 3,44 लाख और 56,000 लोग संक्रमित हुए थे। इसमें से 4,53,852 लोगों की मौत हो चुकी है। अच्छी बात यह है कि अब तक 3,38,61,000 लोग ठीक भी हुए हैं। देश में कोरोना एक्टिव केसों की संख्या 1.5 लाख से कम हो गई है। राजधानी और इससे सटे आसपास के राज्यों के इलाकों में हवा का स्तर बेहद खराब है। AQI के ताज़ा आंकड़े चिंता को और बढ़ाने का काम कर रहे हैं। दिल्ली के आनंद विहार में इलाके का AQI मंगलवार की सुबह 433 दर्ज किया गया, जो गंभीर स्तर में है। वहीं अशोक विहार का AQI 411 दर्ज किया गया। आपको बता दें कि दिल्ली के कई इलाकों का AQI 400 के पार चला गया है। राजधानी के कुछ इलाकों में AQI 300 से भी ऊपर दर्ज किया गया है। NCR के गाजियाबाद की हवा भी खराब स्तर में बनी हुई है। गाजियाबाद का AQI 335 दर्ज किया गया है। वहीं ग्रेटर नोएडा का AQI 317 दर्ज किया गया है। सुप्रीम कोर्ट भी इसे लेकर चिंता जता चुका है। सोमवार को सुनवाई होगी। आज उसे लेकर केंद्र भी आपात बैठक बुलाएगा। ये खबर बिहार से है, जहां के जमुई में भीषण सड़क हादसा हो गया। यहां के सिकंदरा थाना क्षेत्र से सटे हलसी में एक ट्रक और सुमो विक्टा की जबरदस्त टक्कर हो गई, जिसमें से 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई तो वहीं 4 गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा सिकंदरा शेखपुरा मुख्य मार्ग पर स्थित पिपरा गांव के पास हुआ। मरने वालों में 5 लोग जमुई के खैरा प्रखंड के नौनीहा के बताए जा रहे हैं। फिलहाल खबर के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। वहीं हार्दिक पांड्या की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने क्रिकेटर की महंगी घड़ियों को जब्त कर लिया, जिस पर अब उन्होंने सफाई दी है। उन्होंने बताया कि दरअसल ऐसी खबर आ रही थी कि T20 वर्ल्ड कप 2021 में भारत का अभियान खत्म होने के बाद टीम इंडिया के साथ दुबई से मुंबई लौटे हार्दिक से एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने 2 महंगी घड़ियों को जब्त किया है, जिनकी कीमत 5 करोड़ बताई जा रही थी। हार्दिक पांड्या ने ट्वीट कर बताया कि 15 नवंबर की सुबह दुबई से मुंबई पहुंचने पर दुबई में जो सामान खरीद कर लाया गया था, उसकी कस्टम ड्यूटी चुकाने के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद कस्टम काउंटर पर गया था। मेरे बारे में सोशल मीडिया पर गलत जानकारी फैलाई जा रही है।
और अब खबर ऑस्ट्रेलिया से, जहां महात्मा गांधी की प्रतिमा के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। यहां के विक्टोरिया शहर में उपद्रवियों ने इस करतूत को अंजाम दिया और आदमकद कांस्य प्रतिमा के साथ तोड़फोड़ की है। तो वहीं प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने इस कृत्य को शर्मनाक बताते हुए इसकी कड़ी निंदा की। इस घटना को लेकर भारतीय ऑस्ट्रेलियाई समुदाय में निराशा भी है। खबर के अनुसार प्रधानमंत्री मॉरिसन ने भारत की आज़ादी के 75 साल के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम में भारत के महावाणिज्य दूत राजकुमार और ऑस्ट्रेलिया के नेताओं के साथ रॉवल में ऑस्ट्रेलियाई भारतीय सामुदायिक केंद्र में प्रतिमा का अनावरण किया था और इसके कुछ ही घंटों बाद ये घटना हुई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए FM न्यूज़ के साथ।